बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है कि ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड कैसे करते हैं। सबसे पहले ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड की इंडिकेशन है वजाइनल ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी, एब्डोमिनल या पेल्विक पेन इन प्रेगनेंसी, गेस्टेशनल डेटिंग यानी कि फ़ीटस की एज कितनी है और एडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट विद इंक्रीज्ड बीटा एचसीजी, बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन होता है, असेसिंग फॉर फीटल वाइबिलिटी कि फ़ीटस ज़िंदा है या नहीं है, मैटरनल ट्रॉमा कि माँ को अगर चोट लग जाए तो भी ऑफ स्कैन करवाना लाजमी है। इसकी प्री एग्ज़ाम प्रेपरेशन होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एस्टिमेट द गेस्टेशनल एज प्रायर टू ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड असेसमेंट टू डिटरमिन इफ़ द फाइंडिंग आर नॉर्मल। एलएमपी के ज़रिए हमें पहले उसकी फ़ीटल एज का आइडिया होना चाहिए, एक अंदाज़ा होना चाहिए कि अंदाज़न कितनी एज होगी। तो हमारे यहाँ नॉर्मली महीनों में बताती हैं पेशेंट कि मुझे इतने महीने का हमल है या इतने महीने का हमल है, लेकिन मशीन हमें वीक्स का बताती है। ए सिंपल वे टू कैलकुलेट द ड्यू डेट बेस्ड ऑन द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इज़ ड्यू डेट इक्वल टू डेट ऑफ फर्स्ट डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9th कैलेंडर मंथ प्लस 7 डेज़। फॉर एग्जांपल इफ़ द LMP वाज 16/7/2020 तो इसमें 9 महीने ऐड करेंगे तो 16/4/2021 आ जाएगा। देन 7 डेज़ ऐड करेंगे तो 23/4/2021 आ जाएगा। ये एक सिंपल सा फार्मूला है ADD कैलकुलेट करने का। ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड ट्रांस अब्डोमिनल अप्रोच, ट्रांस अब्डोमिनल ही करते हैं। TVS वैसे करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, लेकिन मोस्ट कॉमन ट्रांस अब्डोमिनल अप्रोच ही है। तो पेशेंट की प्रेपरेशन में पेशेंट स्पाइन होगा, और अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो यूरिनरी ब्लैडर फुल होना ज़रूरी है। अगर सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर है, इवन 7 हफ्तों के बाद भी ब्लैडर फुल होना लाजमी नहीं है। अल्ट्रासाउंड मशीन प्रेपरेशन में क्या होगा, ट्रांसड्यूसर कर्वीलिनियर होता है जो नॉर्मल होता है। वैसे जो छोटा प्रोब होता है फेज्ड एरे कार्डिक प्रोब की तरह का होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन कर्वीलिनियर ही यूज़ होता है जो 3.5 मेगाहर्ट्ज़ का, वैसे 2 से 5 मेगाहर्ट्ज़ उसकी रेंज होती है, 3.5 के आ रहे हैं पाकिस्तान में अक्सर। पेल्विक और अबडोमेन प्रीसेट में हम लगाते हैं। वैसे ऑप्स के अब प्रीसेट मशीनों में इंस्टॉल होके आ रहे हैं। मशीन की प्लेसमेंट कैसे हो, पोजीशन द अल्ट्रासाउंड मशीन ऑन द राइट साइड ऑफ द पेशेंट विद द स्क्रीन फेसिंग यू। पेशेंट की राइट साइड पे होगी मशीन की स्क्रीन, ऑफ कोर्स आपकी तरफ होगी, क्योंकि पेशेंट मशीन देखे बगैर पेशेंट का स्कैन करना पॉसिबल नहीं है। विद दिस कॉन्फ़िगरेशन यू कैन फेस बोथ द पेशेंट एंड द अल्ट्रासाउंड स्क्रीन। स्कैनिंग विद योर राइट हैंड, स्कैन राइट हैंड से करना है और लेफ्ट हैंड से हमने मशीन के बटन वगैरह जो प्रेस करने होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑप्स अल्ट्रासाउंड प्रोटोकॉल, आइडेंटिफाइंग एन इंट्रा-यूट्राइन प्रेगनेंसी। To definitively diagnose an IU pregnancy, either a yolk sac or a fetal pole must be seen within a gestational sac inside of the uterus। खाली gestational sac से हम pregnancy confirm नहीं बता सकते। yolk sac होना लाजमी है जो कि तकरीबन 5वें हफ्ते में आ जाता है, और fetal pole जो तकरीबन 5.5 या 6 हफ्ते में आ जाता है, और 7वें हफ्ते में अक्सर या 6 हफ्ते में भी उसकी कार्डिक फ्लिकर आ जाता है। TVS में gestational sac 4 से 5 वीक में नज़र आता है, जबकि ट्रांस अब्डोमिनल में सही से नज़र नहीं आता। वैसे 5 वीक में आ जाता है वो भी। योक सैक 5 वीक में ट्रांस वजाइनल में, जबकि 6 से 7 वीक में ट्रांस अब्डोमिनल में। ट्रांस अब्डोमिनल में आजकल डॉपलर जो मशीनें आ रही हैं 5 वीक्स में, इवन 4 वीक्स में भी कभी कभी ये योक सैक आ जाता है, लेकिन 5 हफ्ते हैं मस्ट। फीटल पोल 5.5 से 5 हफ्ते, जबकि 7 हफ्ते में ट्रांस अब्डोमिनल में आ जाता है। बस एक हफ्ता बढ़ा के लिखा हुआ है। Gestational sac 4 to 5 weeks. The gestational sac is a collection of fluids surrounding the embryo and yolk sac. Embryo या fetal pole और yolk sac जो yolk sac के अंदर होता है, सॉरी gestational sac के अंदर होता है। जो yolk sac है वो fetal pole की खुराक का बंदोबस्त करता है। It is the first structure to be seen in the development of an intrauterine pregnancy. It will have these features: an equic dark round structure with an echogenic border. बॉर्डर इक्विजेनिक होगा और अंदर एन इक्विक या लो इक्विक स्ट्रक्चर। टिपिकली इट इज़ इन द अपर 1/3 ऑफ द यूट्राइन फंडस, यूट्राइन फंडस के करीब होता है। यू शुड एक्सपेक्ट टू सी द गेस्टेशनल सैक एट 4.5 to 5 weeks गेस्टेशनल एज विद ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड। मेक श्योर द सैक इज़ एक्चुअली इन द यूट्रस बाई ट्रैकिंग द वजाइनल स्ट्राइप टू यूट्रस। TVS करते हुए ये मेक श्योर करना लाजमी है कि वो यूट्रस के अंदर ही है।
यूट्रस के बाहर होगा तो फिर वो एक्टोपिक में आएगा। ये इस तरह का गेस्टेशनल सैक है। अंदर योग सैक भी दिखाया हुआ है। गेस्टेशनल सैक की ये निशानी है कि इसके इर्द गिर्द वाला जो एरिया होता है वो इकोजेनिक होता है, ज़्यादा ब्राइट होता है, जस्ट लाइक दिस। इसको डेसिडुअल साइन कहते हैं, ये डेसिडुअल रिएक्शन भी कहते हैं। शॉर्टली आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ गेस्टेशनल सैक द डेसिडुअल लेयर्स आर कॉमनली सीन, दिस इज़ कॉल्ड डबल डेसिडुअल साइन। ये आगे दिखाया गया है। दे विल अपीयर एज टू ecogenic rings surrounding the gestational sac. The outer ring is the decidua paritalis lining the uterine cavity and the inner ring decidua capsularis lining the gestational sac. दो इसकी लेयर्स होती हैं। वैसे तीसरा इमेज में तीसरा भी दिखाया गया जिसको decidua basalis कहते हैं। The presence of a double decidual sign is highly indicative of an early intrauterine pregnancy. However, a definitive diagnosis of intrauterine pregnancy will require the presence of a yolk sac or fetal pole. जब तक yolk sac या fetal pole नज़र नहीं आएगा हम उसको इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए पेशेंट को हम फॉलो अप कराते हैं अगर उसके अंदर yolk sac या fetal pole नहीं आ रहा होता। ये 3 तरह के डेसिडुअल दिखाए गए हैं। ये उसका ओरिजिनल इमेज है। सूडो गेस्टेशनल सैक यानी कि झूठा गेस्टेशनल सैक। ए कॉमन पिटफॉल इज़ टू falsely identify a gestational sac. Small collection of fluid can look very similar to gestational sac and are appropriately called pseudo-gestational sac. Pseudo-gestational sacs will usually have one or more of the following characteristics. A pseudo-gestational sac is more irregularly shaped and pointedly edged than a round gestational sac. जो gestational sac normal होता है उसके इर्द गिर्द डेसिडुआ की लाइनिंग होती है, इकोजेनिक इसमें नहीं होती। और जो गेस्टेशनल सैक प्रॉपर होता है वो ज़्यादातर राउंड होता है, जबकि इसमें कोई एज होता है जो एक तरफ पॉइंट कर रहा होता है। द बॉर्डर सराउंडिंग द सैक इज़ नॉट एज इकोजेनिक एज दैट ऑफ ए ट्रू गेस्टेशनल सैक. The fluid within a pseudo-gestational sac is not completely anechoic. There are some echoes in the fluid. कुछ अंदर फ्लूइड भी होते हैं जबकि जो गेस्टेशनल सैक होगा वो एनीकोइक होगा, बिल्कुल सिस्ट की तरह होगा, योग सैक होगा वैसे उसके अंदर। द फ्लूइड ऑफ ए pseudo gestational sac will not be found in the decidua like a true gestational sac but in the uterine cavity. A pseudo gestational sac will not have the contents of maturing gestational sac as such as the yolk sac and embryo. उसके अंदर नहीं बनेगा, जबकि गेस्टेशनल सैक के अंदर दोनों चीज़ें बनेंगी। Misdiagnosing a pseudo-gestational sac for an early intrauterine pregnancy can lead to improper treatment. साफ ज़ाहिर है अगर हम उसको फीटस समझेंगे और उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे लेकिन वो फीटस होगा नहीं तो फिर ये मिसडायग्नोसिस होगा, उसका इलाज सही से नहीं होगा। Note the irregular shape, lack of double decidual sign, presence of echoes in the fluid and lack of embryonic contents in the pseudo-gestational sac. ये उसको pseudo-gestational sac और gestational sac को मुमताज़ करती हैं आपस में। योग सैक 5 वीक्स में आता है TVS में। टिपिकली सीन एट अराउंड 5 वीक्स गेस्टेशनल एज बाई ट्रांसवैजिनल ओप्स अल्ट्रासाउंड। द योग सैक इज अर्ली सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो विच यूजुअली इज नॉट येट विजिबल। द योग सैक इज अ सर्कुलर इकोजेनिक रिंग विद एन एनीकोइक सेंटर सच एज एक्सेंट्रली नॉट इन द सेंटर इन द गेस्टेशनल सैक। वो गेस्टेशनल सैक की एक तरफ लगा होता है, दरमियान में नहीं होता, आज़ाद नहीं होता। ये देखें ये एक तरफ लगा हुआ है, दरमियान में नहीं है। fetal pole. The fetal pole or developing embryo should be seen at 5.5 to 6 weeks gestational age by transvaginal ultrasound. It grows directly adjacent to yolk sac, उसके साथ अटैच होता है। With TVS, the fetal pole should be seen within 2 to 4 mm in length. प्रेगनेंसी डेटिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कैसे डेटिंग कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि इसको कौन से वीक्स की प्रेगनेंसी है या कौन से महीने की प्रेगनेंसी है। प्रायर टू द अपीयरेंस ऑफ फीटल पोल द मीन सैक डायमीटर कैन बी यूज टू एस्टिमेट द गेस्टेशन एज। मीन सैक डायमीटर यूज़ करते हैं अगर CRL या फीटल पोल नज़र ना आ रहा हो तो। स्टेप 1, ऑप्टिमाइज डेप्थ ऑफ मशीन टू सी द गेस्टेशनल सैक। मशीन की डेप्थ सेट करते हैं ताकि गेस्टेशनल सैक सही से नज़र आ जाए।
मतलब इमेज बड़ा छोटा करते हैं। स्टेप 2 ऑब्टेन अ सैजिटल व्यू ऑफ द गेस्टेशनल सैक। स्टेप 3 मेजर द हाइट एंड लेंथ ऑफ गेस्टेशनल सैक यूजिंग द मीन सैक डायमीटर कैलकुलेशन पैकेज। मशीन के अंदर ही ये पैकेज मौजूद होता है। आजकल ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे ही हम गेस्टेशनल सैक मेजर करते हैं फ़ौरन फीटस की एज आ जाती है। स्टेप 4 रोटेट द प्रोब 90 डिग्री टू ऑब्टेन अ ट्रांसवर्स व्यू ऑफ द गेस्टेशनल सैक। 2 व्यू हमने लेने हैं लॉन्गिट्यूडनल और 1 व्यू लेने हैं हमने ट्रांसवर्स में। मेजर द विड्थ ऑफ द गेस्टेशनल सैक। जनरली द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गेस्टेशनल एज फ्रॉम मीन सैक डायमीटर इज मीन सैक डायमीटर इन मिलीमीटर प्लस 30 इज इक्वल टू गेस्टेशनल एज। वैसे आजकल इसकी ज़रूरत नहीं होती, मशीन खुद ही हमें बता देती है। ये लॉन्गिट्यूडनल में दी हुई हैं 2 और ये ट्रांसवर्स में 1 मेजरमेंट, और नीचे ये गेस्टेशनल एज बताई गई है। आजकल जो मशीनें आ रही हैं सिर्फ एक तरफ की मेजरमेंट लें तो वो ऑटोमेटिक पेशेंट की फीटस की एज बता देती हैं। क्राउन रम्प लेंथ। वंस अ fetal pole is present, the crown rump length should be used to estimate the gestational age, as it is the most accurate method of dating the pregnancy. The CRL is defined as the measurement between the top of the head and the bottom of the torso. टांगे इसमें हमने शामिल नहीं करनी। स्टेप 1 ऑप्टिमाइज डेप्थ ऑफ द मशीन। मशीन की डेप्थ कर लें ताकि पूरा का पूरा CRL हमें लेंथ वाइज नज़र आ जाए। अगर फीटस ट्रांसवर्स पड़ा है तो प्रोब को ट्रांसवर्स रखना है, अगर फीटस लॉन्गिट्यूडनल पड़ा है तो प्रोब को लॉन्गिट्यूडनल रखना है, अगर फीटस ओब्लिक पड़ा है तो प्रोब को भी फिर ओब्लिक ही रखना पड़ेगा। एक्वायर प्रॉपर व्यू ऑफ द फीटस। मेजर द क्राउन रम्प लेंथ यूजिंग योर मशीन कैलकुलेशन पैकेज। जैसे ही हम CRL लेंगे ऑटोमेटिक उसकी एज बता देगी। ये देखिए, ये इसमें टांगे शामिल नहीं करनी, टॉर्सो से लेके हेड के अपर हैंड तक। Cardiac activity, fetal heart rate measurement. Assessing cardiac activity is a crucial task in the obstetric ultrasound. Fetal cardiac activity should be seen at a crown rump length of 5 to 7 mm. तकरीबन 7 हफ्ते में कार्डियक फ्लिकर आ जाती है। M मोड यूज़ होता है। इज़ द प्रेफर्ड वे टू मेजर fetal cardiac activity over pulsed wave Doppler, क्योंकि pulsed wave Doppler में हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा हीट हो जिसकी वजह से फीटस को नुकसान पहुंच सकता है। बिकॉज इट सब्जेक्ट द फीटस टू लोअर अल्ट्रासाउंड एनर्जी। अल्ट्रासाउंड की एनर्जी M मोड में कम इस्तेमाल होती है, पल्स्ड वेव डॉपलर में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोशिश करते हैं कि डॉपलर कम से कम किया जाए। एनोमली स्कैन की फिर दूसरी बात है अगर ज़रूरी हो तो। स्टेप 1 लोकेट द फीटल हार्ट एंड ऑप्टिमाइज द डेप्थ। प्रॉपरली प्लेस द M मोड कर्सर ओवर द बीटिंग हार्ट एंड एक्टिवेट M मोड। जैसे ही हम एक्टिवेट करते हैं नीचे इस तरह की वैल्यू आ जाती हैं। फिर 2 के दरमियान हम 2 क्रस्ट या 2 ट्रफ के दरमियान हम फासला मेजर करते हैं तो वो ऑटोमेटिक हमें हार्ट बीट बताता है। कोई की मशीन डबल हार्ट बीट भी बता देती है, जिस तरह 140 है तो वो 280 भी बता देती है। स्टेप 3 ओपन द OB कैलकुलेशन पैकेज एंड प्लेस द वर्टिकल कर्सर ऑन द हार्ट बीट साइकिल। सम मशीन मेजर 2 हार्ट बीट साइकिल्स। स्टेप 4 द मशीन शुड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द फीटल हार्ट रेट फ्रॉम योर मेजरमेंट। हम खुद भी मेजर कर सकते हैं मैनुअली, मशीन भी कर देती है। वैसे 6 to 7 वीक में 100 से 120 BPM, 8 वीक्स में 145 से 170 बीट्स पर मिनट और 9 वीक प्लस वीक में 120 to 160 बीट्स पर मिनट होती है नॉर्मल। ये इस तरह के मेजर कर सकते हैं। सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर ओप्स अल्ट्रासाउंड प्रोटोकॉल। कार्डियक एक्टिविटी लाइक द फर्स्ट ट्राइमेस्टर आइडेंटिफाइंग fetal कार्डियक एक्टिविटी इज एसेंशियल टू डिटर्मिनिंग द वायबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी। के फीटस ज़िंदा है या नहीं है तो कार्डियक इसके लिए चेक करते हैं। नाउ दैट द फीटस हैज़ ग्रोन टू द पॉइंट वेयर दे कैन आइडेंटिफाई इट्स एनाटमी वी कैन डायरेक्टली विजुलाइज द 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट। 4 चैम्बर व्यू जो 4 हैं, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल हैं, वो हम मेजर कर सकते हैं। वी कैन स्टिल यूज़ MO टू मेजर फीटल हार्ट रेट। यूज़ द स्टेप डिस्क्राइब्ड अबव टू कैलकुलेट द हार्ट रेट। एक्वायर अ 4 चैम्बर व्यू ऑफ द फीटल हार्ट। दिस व्यू कैन बी फाउंड बाई स्कैनिंग थ्रू द फीटस इन अ ट्रांसवर्स प्लेन। ऑप्टिमाइज द मैग्निफिकेशन एंड गेन so that the fetal heart takes up the majority of the screen। इमेज को वाइट ब्राइट करना है, मैग्नीफिकेशन करना है, ब्लैक करना है, जो भी करना है, ये ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मैग्नीफिकेशन और गेन कहलाती है। तो हर मशीन के अंदर ये फंक्शन होता है। लेफ्ट एट्रियम विल बी क्लोजेस्ट टू स्पाइन। द एक्सिस ऑफ द हार्ट विल बी पॉइंटिंग टू द लेफ्ट ऑफ द फीटस। हार्ट का जो एक्सिस है लेफ्ट एट्रियम है वो ऑफकोर्स लेफ्ट साइड पे ही होता है, नॉर्मल सी बात है। यूज़ द calipers to measure the length of 1 or 2 depending on the machine cardiac cycles. The fetal heart rate should be calculated by the machine। वो खुद ही मशीन कर देती है आजकल, नहीं होगी तो मैनुअल भी कर सकते हैं। ये इस तरह करते हैं। ये
फीटस का हार्ट दिखाया गया है। फिर यहाँ से 2 क्रस्ट या 2 ट्रफ के दरमियान मेजर कर लेते हैं वो, फिर मशीन हमें ऑटोमेटिक ये देखें बताया हुआ है 153 बीट्स पर मिनट, तो ये नॉर्मल है। फीटल प्रेजेंटेशन की फीटल पड़ा कैसे अंदर। द प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस रेफर्स टू विच पार्ट ऑफ द फीटस इज क्लोजेस्ट टू बर्थ कैनाल। सर्विक्स के साथ कौन सा पार्ट पड़ा है फीटस का। अगर हेड होगा तो स्फेलिक होगी, अगर उसका टॉर्सो होगा या उसकी लेग्स होंगी तो फिर वो ब्रीच होगा, या उसका शोल्डर भी हो सकता है। ऑब्टेन अ मिड लाइन सैजिटल व्यू ऑफ द लोअर यूट्रस डिटर्मिनिंग विच पार्ट ऑफ द फीटस इज क्लोज्ड टू द मैटरनल पेल्विक इनलेट। सिफेलिक प्रेजेंटेशन, ये देखें ये सर्विक्स यहाँ पे है तो ये सिफेलिक प्रेजेंटेशन है। सर उसका नीचे है, नॉर्मल प्रेजेंटेशन यही होती है सिफेलिक। Midline sagittal view of a fetus in a cephalic presentation, the fetus head is on the right side of the image। ये राइट साइड ऑफ द इमेज है, यानी यहाँ से ये सर्विक्स है सी, ये फीटल का हेड है, इधर से पेल्विक इन आउटलेट है, ये फंडस है यूट्रस की। ये ब्रीच प्रेजेंटेशन है, ये टॉर्सो नीचे होता है। ब्रीच प्रेजेंटेशन बटक या फीट फर्स्ट। Midline sagittal view of a fetus in breech presentation, the fetus legs are on the right side of the image। ये fetus की legs हैं, यूट्रस की फंडस है, ये leg दिखाया गया है, और यहाँ पे cervix है या आउटलेट है, pelvic outlet। Shoulder presentation, this presentation will show a transverse or short axis or oblique cross section of the fetus in mid sagittal view of the uterus। इसमें देखें ना ही कोई fetus के legs हैं और ना ही उसका सर है, तो ये फीटस की बॉडी है जो कि सर्विक्स के साथ दिखाई गई है। AF मतलब amniotic fluid। fetal lie, fetal lie refers to the relative orientation of the fetal and maternal spine and can either be longitudinal, oblique और transverse। सिफेलिक होगा तो मोस्ट प्रोबेबली लॉन्गिट्यूडनल या फिर थोड़ा हो सकता है कुछ हद तक कि ओब्लीक हो। ट्रांसवर्स होगा तो वो शोल्डर प्रेजेंटेशन में अक्सर ट्रांसवर्स होता है। ओब्लीक किसी भी प्रेजेंटेशन में आ सकता है। टू डिटरमिन द फीटल लाई एक्वायर अ मिड सैजिटल व्यू ऑफ द फीटल स्पाइन एंड कंपेयर इट टू मैटरनल स्पाइन। लॉन्गिट्यूडनल, अगर दोनों मैटरनल और फीटल स्पाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, 120 का एंगल होगा तो ये ब्रीच या स्फेलिक दोनों में हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल होगा। ओब्लीक में फीटल स्पाइन इज़ एट एन ओब्लीक एंगल, 45 का एंगल, 60 का एंगल, कोई सा भी एंगल होगा 90 और 120 के अलावा, तो फिर ये ओब्लीक लाई होगी। ट्रांसवर्स लाई में 90 डिग्री का एंगल होगा, परपेंडिकुलर होगी दोनों स्पाइन आपस में एक दूसरे के। ये फीटल लाई है, ये देखें, ये मैटरनल स्पाइन ऐसे है और फीटस की स्पाइन भी ऐसे है, लॉन्गिट्यूडनल है। मैटरनल स्पाइन ऐसे है, ऐसे, और फीटल की स्पाइन ऐसे है, थोड़ी सी एंगल के साथ है, तो ओब्लीक है। जबकि इसमें फीटल स्पाइन ऐसे है, मैटरनल स्पाइन एक दूसरे के ऐसे परपेंडिकुलर है, तो ये ट्रांसवर्स लाई है। एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट, दो तरीके हैं, मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट या फिर AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। एमनियोटिक फ्लूइड अकम्पनीज द फीटस इन द एमनियोटिक सैक, कि कितना उसके अंदर फ्लूइड मौजूद है। इट फंक्शन एज ए कुशन फॉर द फीटस, हेल्प्स प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इन्फेक्शन एंड प्रमोट्स मसल, लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलपमेंट में, उसकी प्रोडक्शन में, और उसको कुशन के तौर पे काम करता है कि अगर मदर कोई हैवी काम कर रही है, कोई दौड़ रही है या कोई ज़्यादा चल रही है या मदर को कोई ट्रॉमा होता है, तो फिर ये फ्लूइड फीटस के लिए कुशन का काम करता है, उसको बचाता है। पॉलीहाइड्रोमनियोस रेफर्स टू द हैविंग टू मच एमनियोटिक फ्लूइड वाइल ओलिगो रेफर टू टू लिटल फ्लूइड। पॉलीहाइड्रोमनियोस इज एसोसिएटेड विद फीटल malformation, डेवलपमेंट डिले एंड न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर्स। ये उसकी बीमारियाँ हो सकती हैं कि अगर पोली हो तो। अक्सर हाइड्रोसेफलस भी होता है इसमें। वाइल ओलिगोहाइड्रोमनियस इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज पेरीनेटल मॉर्बिडिटी, ये कोई ना कोई बीमारी होगी उसके बाद मोर्टेलिटी या फिर ख़त्म ही हो जाएगा। एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम कैन बी असेस्ड विद अल्ट्रासाउंड बाई मेजरिंग द मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट। जितनी एमनियोटिक फ्लूइड की पॉकेट्स होंगी, जो सबसे बड़ी पॉकेट होगी उसको मेजर करेंगे। अगर वो 2 सेंटीमीटर से कम होगी तो फिर उसको ओलिगोहाइड्रोमनियस होगा, नॉर्मल 2 से 8 है, और 8 से ज़्यादा होगी तो फिर पॉलीहाइड्रोमनियस होगा। हेयर हाउ टू मेजर द मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट। स्कैन द एमनियोटिक सैक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ सैजिटल व्यू, एस्टिमेट ए लोकेशन दैट हैज़ द डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट एंड मेजर इट विद द कैलिपर्स। जो सबसे बड़ी होगी, द कैलिपर लाइन मस्ट बी इन अ वर्टिकल ओरिएंटेशन, ओब्लीक नहीं होनी चाहिए, ट्रांसवर्स नहीं होनी चाहिए, वर्टिकल पॉकेट मेजर करनी है। द कैलिपर लाइन मस्ट बी फ्री ऑफ एनी फीटल पार्ट्स और अम्बिलिकल कॉर्ड, उस
पॉकेट के अंदर कोई अम्बलाइकल कॉर्ड ना हो, फीटस का कोई उसकी लेग उसका फुट कुछ भी ना आ रहा हो, हाथ वगैरह, बिल्कुल खाली पॉकेट होना चाहिए, जस्ट उसमें फ्लूइड ही होना चाहिए। ये दिखाया गया यहाँ से लेके प्लेसेंटा को इंक्लूड नहीं करना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर दिखाई गई है 9.9, तो इसका मतलब इसको पॉलीहाइड्रोमियस है। अच्छा, दूसरा है AFI, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 8 से 22 तक नॉर्मल होता है। AFI कैन आल्सो बी मेजर्ड बाई मेजरिंग 4 पॉकेट्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एंड एडिंग देम टुगेदर। राइट लोअर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, चारों तरफ से पॉकेट को मेजर करेंगे, फिर चारों को आपस में जमा करेंगे। अगर वो 8 से कम होगा तो फिर ओलिगोहाइड्रोमियस है, अगर वो 22 से ज़्यादा होगा तो फिर वो पॉलीहाइड्रोमियस है। 8 से 22 के दरमियान नॉर्मल है। पॉलीहाइड्रोमियस रेफर्स टू हैविंग टू मच एमनियोटिक फ्लूइड। AFI अगर 22 से ज़्यादा होगा, वाइल ओलिगो रेफर टू लिटल। AFI 8 से कम होगा तो। फीटल बायोमेट्रिक्स मेजरमेंट जो करते हैं अक्सर हम BPD और FL वगैरह से करते हैं। In the second third trimester, various measurement of the uterus known as fetal biometrics can be used to estimate the fetal weight and gestational age. The ultrasound OB calculation package will automatically calculate the weight and gestational age for you. मशीन खुद ब खुद ही बता देती है। BPD सबसे कॉमन है, सबसे पहला स्टेप ही यही होता है। Acquire a transverse view of the fetal head and at the level of thalami you should see the midline falx cerebri. थैलेमाई दोनों थैलेमस नज़र आना चाहिए। सेप्टम कैवी पेलुसिडाई दोनों सेप्टम कैवम पेलुसिडम दोनों नज़र आने चाहिए। यू शुड नॉट सी द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसमें नहीं नज़र आना चाहिए। द स्ट्रक्चर ऑन ईच साइड ऑफ द मिडलाइन फॉक्स शुड बी सिमेट्रिकल, स्ट्रक्चर दोनों तरफ हेड के ऊपर नीचे, ये फॉक्स के ऊपर नीचे एक ही तरह के होने चाहिए। अगर एक तरफ कोई वेंट्रिकल इंक्रीज्ड होगा तो फिर BPD सही से मेजर नहीं हो सकती। एक्टिवेट द BPD मेजरमेंट पैकेज ऑन द OBGYN प्रीसेट के अंदर ये मेजर करेंगे, मतलब मशीन का वो फंक्शन ऑन करेंगे मेजर करने के लिए। द कैलिपर लाइन शुड बी परपेंडिकुलर टू मिड लाइन फॉक्स, 90 का एंगल होना चाहिए। प्लेस द नियर कैलिपर टॉप ऑफ द स्क्रीन पे जो है ऑन द आउटसाइड ऑफ द पैराइटल बोन वॉल। पैराइटल बोन BPD बाई पैराइटल दोनों पैराइटल एक तरफ से आउटर और एक तरफ से इनर। प्लेस द फार कैलिपर बॉटम ऑफ स्क्रीन ऑन द इनसाइड ऑफ द पैराइटल बोन, एक तरफ से आउटसाइड एक तरफ से इनसाइड। Measuring the BPD and head circumference, the septum, cavity pellucidum, thalami and midline falx are labeled. ये दिखाया गया। ये सेप्टम कैवम पेलुसिडम दोनों थैलेमस, ये फॉक्स है और ये चारों तरफ से HC मेजर किया और ये F मेजर किया BPD। एक तरफ से यहाँ से आउटर है और यहाँ से इनर है। दोनों तरफ से आउटर नहीं करना, दोनों तरफ से इनर नहीं करना। अच्छी बात तो ये है कि यहाँ से आउटर और यहाँ से इनर किया जाए, लेकिन यहाँ से इनर यहाँ से आउटर भी कर सकते हैं, एक तरफ से आउटर एक तरफ से इनर। ये फिर ऑटोमेटिक फीटल एज भी बता देगा हमें। आजकल की जो जदीद मशीन है उसमें इसके एज के साथ साथ EDD भी बता देती हैं। HC भी इसी तरह मेजर करेंगे। यूज़ द सेम व्यू दैट यू एक्वायर फॉर द BPD। एक्टिवेट द हेड सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट पैकेज ऑन द मशीन। ट्रेस द हेड सर्कमफ्रेंस इफ़ एन ellipse tool is not available on your machine. measure the long axis diameter OFD, occipitofrontal diameter और BPD दोनों मेजर करेंगे तो मशीन ऑटोमेटिकली HC बता देगी। द मशीन शुड कैलकुलेट द हेड सर्कमफ्रेंस फ्रॉम द BPD एंड OFD। ये इस तरह, अगर ये चारों तरफ से एलिप्स ना अवेल हो तो फिर BPD और OFD मेजर करेंगे तो ऑटोमेटिक हमें HC बता देगी मशीन। AC एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, AC हम मेजर करेंगे तो ऑटोमेटिकली फीटल वेट बता देगा हमें। अलॉन्ग द सेम ट्रांसवर्स प्लेन स्कैन टुवर्ड्स द फीटल अपर एब्डोमेन यू शुड सी द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। पोर्टल साइनस, अम्बलाइकल वेन और स्टोमिक, इसमें किडनी नज़र नहीं आने चाहिए। एक्टिवेट द एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। ट्रेस द एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। अगर इसमें ना आए जिस तरह OFD और BPD मेजर की है तो इसमें भी ऐसे कर सकते हैं। इसमें अब OFD तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन आजकल की मशीनों में ये ऑटोमेटिक ये राउंडेड आ रहा है, ये राउंडेड। फीमर लेंथ, मेरे ख्याल में आजकल सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट फीमर लेंथ को ही मानते हैं। एक्वायर अ लॉन्ग एक्सेस व्यू ऑफ वन ऑफ द फीमर, मोस्टली अपर फीमर होती है और फीमर को इसमें ट्रांसवर्स व्यू में होना लाजमी है। फीमर ओब्लीक होगी या फीमर किसी एंगल पे होगी और फीमर अगर वर्टिकल होगी तो फिर वो उसकी सही से मेजरमेंट नहीं हो सकती। एक्वायर लॉन्ग एक्सिस ऑफ वन ऑफ द फीमर। एक्टिवेट द फीमर लेंथ मेजरमेंट पैकेज और कैलिपर को एक साइड से दूसरी तरफ मेजर करना है। प्लेसेंटा,
Normal placenta. The placenta should be clearly visible by the beginning of the second trimester. Here are the characteristics of normal placenta. यूनिफॉर्म इकोजेनेसिटी, कहीं से वाइट कहीं से ब्राइट ऐसा नहीं होना चाहिए. नॉर्मल ग्रेस होना चाहिए और राउंड इन मार्जिन. स्लाइट हाइपोएक्विक एरिया बिहाइंड द प्लेसेंटा, जहाँ से प्लेसेंटा अटैच है वहाँ पे थोड़ा सा हाइपोएक्विक होगा, थोड़ा सा ब्लैक होगा नॉर्मल की नस्बत. लेकिन प्लेसेंटा दरमियान से आइसोइक्विक ही होगा. यूजुअली द कॉर्ड विल बी सेंट्रली इंसर्टेड एवरी थिकनेस 2 to 4 सेंटीमीटर. प्लेसेंटा की अगर पॉलीहाइड्रोमनेस होगा तो फिर वो 2 से 4 से मज़ीद कम हो जाएगी. ये नॉर्मल प्लेसेंटा. ये इसका जो हाइपोएक्विक है थोड़ा सा, इसका देखें ग्रे, बिल्कुल ग्रे लेवल ही है. प्लेसेंटल जो आखिरी ट्राइमेस्टर होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर, उसमें प्लेसेंटा में कैल्सिफिकेशन आ जाती है. उसको प्लेसेंटल मेच्योरिटी कहते हैं. 1, 2 और 3 ग्रेड की होती है. प्लेसेंटा की पोजीशन नॉर्मली 4 पोजीशन होती हैं. 4 मेजर पोजीशन. एंटीरियर वॉल पे होता है, पोस्टीरियर वॉल पे होता है, फंडल साइड पे होता है, या प्लेसेंटा प्रीविया होता है. वैसे लेफ़्ट लेटरल, लेफ़्ट राइट लेटरल, राइट एंट्रोलेटरल, लेफ़्ट एंट्रोलेटरल, राइट पोस्टरोलेटरल, ये सारे हो सकते हैं. ये एंटीरियर प्लेसेंटा है, ये फीटस की एंटीरियर साइड पे है. ये फीटस पड़ा है और ये प्लेसेंटा इधर पड़ा है. ये पोस्टीरियर है, ये फीटस के पीछे की तरफ है. ये आगे फीटस है और पीछे पोस्टीरियर है. फंडल साइड पे है, इस जगह पे होगा मैटरनल की, और ये फंडल इधर होगा, यानी कि स्क्रीन की इस साइड पे, जिस साइड पे ये मार्कर लगा हुआ है. प्लेसेंटा प्रीविया. प्लेसेंटा प्रीविया रेफर्स टू व्हेन द प्लेसेंटा इज़ कवरिंग द इंटरनल ओस. रास्ता बंद कर देगा, सर्विक्स का रास्ता बंद हो जाएगा तो प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है. दिस विल कॉमनली प्रेजेंट एज पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग. वजाइनल ब्लीडिंग होती रहेगी पेशेंट को. द अर्लियर दैट द प्लेसेंटा प्रीविया इज डिटेक्टेड, द लेस लाइकली इज़ टू बी प्रेजेंट एट डिलीवरी सिंस द प्लेसेंटा अपीयर्स टू बी माइग्रेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा की जगह चेंज होती रहती है. ज़्यादातर 32 वीक्स तक प्लेसेंटा की जगह चेंज होती है. 32 वीक्स के बाद प्लेसेंटा आई थिंक एक जगह पे फिट हो जाता है. फिर जहाँ पे वो होगा वो वहीं पे ही होता है. हाउएवर इफ द प्लेसेंटा इज कवरिंग द इंटरनल ओस एट द ऑनसेट ऑफ लेबर, द सी सेक्शन इज इंडिकेटेड. अगर लेबर के दौरान आ गया, प्रीविया आ गया, तो फिर सी सेक्शन ही होगा. फिर नॉर्मल डिलीवरी बहुत मुश्किल है. TVS is preferred over transabdominal ultrasound for detecting low-lying placenta and placenta previa. low-lying ये होगा कि वो उसको यूट्रस के जो इंटरनल ओस है उसको कंप्लीट कवर नहीं करेगा, बल्कि उसको 2 सेंटीमीटर दूर होगा उससे. मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया इज़ व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सटेंडिंग टू द एज ऑफ द इंटरनल ओस. और लो लाइंग में 2 सेंटीमीटर दूर होगा. प्रीविया में बिल्कुल कंप्लीट करेगा. ये इस तरह, ये देखें, ये सर्विक्स है, उसने कंप्लीट कवर किया हुआ है. इधर देखें तो ये सर्विक्स है और ये ब्लैडर है, तो इसका रास्ता इसने प्लेसेंटा ने कंप्लीट कवर किया हुआ है. तो ये प्लेसेंटा प्रीविया के भी 3 ग्रेड होते हैं. प्लेसेंटा प्रीविया ग्रेड 1, 2, 3, किसी किसी बुक्स में 4 भी लिखे हुए हैं. प्लेसेंटल अब्रप्शन. अब्रप्ट का मतलब टूट जाना, उतर जाना, उखड़ जाना. प्लेसेंटल अब्रप्शन अकर व्हेन द प्लेसेंटा प्रीमेच्योरली सेपरेट्स फ्रॉम द यूट्राइन वॉल. यूट्राइन वॉल से उखड़ जाता है. फॉर द फीटस दिस कैन लेड टू प्री टर्म बर्थ और स्टिल बर्थ, या IUD भी हो सकता है. फॉर द मदर अब्रप्शन कैन लेड टू लार्ज ब्लड लॉस. DIC में पूरी बॉडी में ब्लड कोगुलेट होना शुरू, जमना शुरू हो जाता है, क्लॉट होना शुरू हो जाता है. डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, ए रेयर बट सीरियस कंडीशन दैट कॉज अबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग थ्रू आउट द बॉडीज ब्लड वेसल. मटरनल होता है ये, और ये फिर साफ ज़रिए ऐसा होगा तो मदर की डेथ भी हो सकती है. Diagnosing placental abruption with ultrasound can be difficult due to the varying presentation and severity. लेकिन आजकल जो डॉपलर मशीनें अच्छे वाली उससे ये हो जाता है डायग्नोज. The clinical and ultrasound appearance of abruption depends on several factors: the location of placenta, the location of separation and bleeding, pre-placental, retroplacental, placental margin, कहाँ पे ये हो रही है ब्लीडिंग, उसकी अब्रप्शन. हाउ द ओल्ड ब्लीडिंग इज़, के ब्लीडिंग कितनी पुरानी है, यहाँ से भी आइडिया हो जाता है. ये इस तरह का है. ये प्लेसेंटा देखें, ये फ्री फ्लूइड भी नज़र आ रहा है बैक साइड पे. ये देखें, ये सारा प्लेसेंटल हैमरेज हुआ हुआ है, अब्रप्ट हुआ है तो ये फिर हैमरेज हो गया. ये इसकी साइड्स हो सकती हैं. अम्बिलिकल कॉर्ड है, प्री प्लेसेंटल, ये प्लेसेंटा है, ये रेट्रो प्लेसेंटल, ये सब कोरियोनिक, कहीं से भी ये अब्रप्ट हो सकता है.